Today we are going to define what is a convergent sequence. Convergent sequence क्या होती है बच्चे? कोई भी sequence अगर आपको दी हुई है an, it is said to converge to a real number L if for any given epsilon greater than 0, however small it may be, there exists a positive integer n depending upon this epsilon such that the distance between an and n is less than epsilon for all n is greater than equal to m. पहले इस चीज का मतलब समझो, ये क्या है? ये क्या कहता है? Mod of an minus l is less than epsilon. This means that an minus l lies between minus epsilon to epsilon. If I add l in the whole equation, what we get? an lies between n minus epsilon to l plus epsilon. ये कंडीशन कब होल्ड कर रही है? फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m. इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी सीक्वेंस किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कब करेगी? अगर हम कोई भी छोटे से छोटा नंबर ले लें. मतलब छोटे से छोटा नंबर लेने का मीनिंग क्या है? उस l के क्रॉस हम कोई भी ओपन इंटरवल ले लें, ठीक है? बिकॉज हम इसके क्रॉस l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन का एक ओपन इंटरवल ले रहे हैं, यानी कि इसका एक नेबरहुड ले रहे हैं. और वो नेबरहुड किस पे डिपेंड कर रहा है? एप्सिलॉन के ऊपर. तो ये जितना मर्जी छोटा ले लें हम, यानी कि छोटे से छोटा भी ले सकते हो और बड़े से बड़ा भी, जितना मर्जी ले सकते हो, ठीक है? तो हम कोई भी नेबरहुड लें अराउंड दिस l, देन इस एप्सिलॉन पे डिपेंडेंट एक नेचुरल नंबर हमें m ऐसा मिल जाता है कि उसके बाद की उससे बड़े जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस की टर्म्स है वो सारी की सारी टर्म्स इस नेबरहुड के अंदर आ जाती हैं, ठीक है? अब आपको मेन चीज समझनी क्या है, इस नेचुरल नंबर का पर्पस क्या है? एक्चुअली जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो कैसी हैं? कॉरस्पॉन्डिंग टू नेचुरल नंबर्स a1, a2, a3, a4, a5, कहीं am भी होगा एंड सो ऑन, ठीक है? तो अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा कि उसके जो बाद वाली सारी टर्म्स होंगी, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m का मतलब क्या है? इससे जो आगे वाली टर्म्स होंगी सारी की सारी, वो सारी की सारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी. इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने का मतलब कि वो सारी की सारी l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करेंगी. मीन्स वो सारी की सारी इसके अंदर लाई करेंगी, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ एलिमेंट्स को छोड़कर, लाइक a1, a2 अप टू am माइनस 1, am भी इसके अंदर इंक्लूडेड है बिकॉज यहाँ पे हमने इक्वालिटी दी हुई है, ठीक है? a1, a2 अप टू am माइनस 1, इन एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर l के एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर लाई कर जाते हैं, अगर हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको ऐसा नेचुरल नंबर m मिल जाता है जिसके बाद की सारी टर्म्स उस एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर l के लाई करती हैं, तो हम कहते हैं कि वो सीक्वेंस क्या होता है? कन्वर्जेंट. इसको हम रियल लाइन पे भी इस तरह कह सकते हैं. अदरवाइज अगर मैं सेट्स की वेन डायग्राम की फॉर्म में कहूँ तो मैं क्या कहूँगी? अगर ये सीक्वेंस है आपके पास जिसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर लाई कर रहे हैं एंड l इज एनी पॉइंट, देन दिस सीक्वेंस इज सेड टू कन्वर्ज टू दिस पॉइंट. इस पॉइंट पे कन्वर्ज कब करेगा? अगर मैं इसके अंदर कितना भी छोटे से छोटा या कितना भी नेबरहुड ले लूँ इसका, ठीक है? दिस इज ऑल्सो अ नेबरहुड ऑफ l. इस नेबरहुड में इस सीक्वेंस के कुछ एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स अगर लाई कर जाते हैं देन दैट सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट टू दिस पॉइंट l. और हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो नंबर है, जितने एलिमेंट्स इस नेबरहुड के बाहर होंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं. अगर सपोज एप्सिलॉन को मैं एक नंबर लेती हूँ 1/3, तो हो सकता है कि ये सिर्फ 2 एलिमेंट्स बाहर हो सकता है अगर मैं एप्सिलॉन को 1/5 ले लूँ तो हो सकता है डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बाहर हो. तो एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये m की वैल्यू क्या होगी, मतलब इस सीक्वेंस के कितने एलिमेंट्स इस सेट के बाहर होंगे, ठीक है? अब जब भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा तो देयर इज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर आउटसाइड द दैट इंटरवल, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट जो सीक्वेंस के होंगे वो इसके अंदर ही लाई करेंगे. क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा कि हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर मिल गया m.
सच दैट इसके बाद के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर लाई करेंगे, है ना। अब नेचुरल नंबर अगर m एग्जिस्ट कर गया तो इसका मतलब ये a1 से लेकर am-1 तक तो नेबरहुड के बाहर एलिमेंट्स हुए। और सीक्वेंस में कितने एलिमेंट्स होते हैं? इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट एलिमेंट्स में से हमने इतने एलिमेंट्स निकाल भी दिए तो ये कितने हैं? दीज आर ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तब भी हमारे जो ये नेबरहुड होगा एल का, उसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे ही करेंगे, ठीक है। सो आई एम डिफाइनिंग इट अगेन। क्या कह सकते हो आप इस चीज़ में कि ए एन सीक्वेंस किसी भी रियल नंबर पे कन्वर्ज कब करेगा? अगर हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाए m, सच दैट उस नेचुरल नंबर तक जो फाइनाइट मैनी टर्म्स हैं वो L के एप्सिलॉन नेबरहुड के बाहर होंगी और बाकी सारी एलिमेंट सीक्वेंस की L के एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर लाई करेंगे, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आफ्टर दिस वैल्यू am all lies in the epsilon neighborhood of L, then that sequence is said to be convergent at L। ऐसा नहीं होना चाहिए एक एप्सिलॉन के लिए कंडीशन ट्रू हो रही है और दूसरे के लिए नहीं हो रही। दिस कंडीशन शुड होल्ड फॉर एवरी एप्सिलॉन। कोई भी एप्सिलॉन ले लें, उन सब के लिए हमारे पास ऐसा नेचुरल नंबर डेफिनेटली मिलना चाहिए। हमने ये भी नहीं कहा कि हर एप्सिलॉन के लिए सेम नेचुरल नंबर आएगा, डिफरेंट नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। Let's take an example up to understand it more clearly. an equal to 1 by n। अगर an 1 by n के इक्वल है तो पहली बात मैं कहती हूँ कि दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू ज़ीरो। ये ज़ीरो पे कन्वर्ज कब करेगा? अगर मैं एप्सिलॉन कुछ भी ले लूँ, मुझे प्रूव करना है कि इसके हर एक एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग मॉड ऑफ an माइनस ज़ीरो इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर सम n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू m। मतलब हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए m, सच दैट इसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो के इस एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर लाई कर जाएं। अब मैं एप्सिलॉन को भी एक फिक्स्ड वैल्यू चूज़ कर लेती हूँ। इफ़ आई सपोज एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1/50, ठीक है। अगर मैं 1/50 कंसिडर करती हूँ तो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इस सीक्वेंस का क्या है? 1। a1 is 1। 1 का डिस्टेंस फ्रॉम 0 इज इक्वल टू 1, सो इट इज़ ग्रेटर देन 1/50। इसका मतलब 1 तो इसके अंदर लाई नहीं कर रहा। इवन अगर मैं 1/2 देखूँ, उसका भी डिस्टेंस 0 से इक्वल टू 1/2 विच इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 1/50, है ना। तो ये भी इस एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर लाई नहीं कर रहा। बट इफ़ आई टेक 1/49, इसका डिस्टेंस फ्रॉम 0 इज ऑल्सो 1/49 विच इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 1/50। क्यों है ये बड़ा? क्योंकि डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना ही नंबर बड़ा होगा। सो इसका मतलब ये नंबर भी इस इंटरवल के अंदर लाई नहीं कर रहा। बट नाउ व्हाट अबाउट 1/50? 1/50 का डिस्टेंस फ्रॉम 0 इज़ 1/50, ठीक है, विच इज़ अगेन इक्वल टू है, बट हमें तो क्या चाहिए? लेस देन एप्सिलॉन। तो इट इज़ ग्रेटर देन, इट इज़ इक्वल टू 1/50। तो इसका मतलब ये पॉइंट भी हमारा इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। बट इफ़ आई टेक 1/51, उसका डिस्टेंस 0 से क्या होगा? इट इज़ 1/51 विच इज़ लेस देन 1/50, है ना। सो इट मीन्स दिस मीन्स 1/51 बिलोंग्स टू what? that belongs to this epsilon neighborhood of 0 where epsilon is 1/50। अब अगर मैं 1/50 के 1 के अबव वाले सारे नंबर्स ले लूँ तो वो सारे के सारे नंबर्स भी 1/52 ले लूँ, 1/53 ले लूँ, कुछ भी लूँ, इन सब का डिस्टेंस फ्रॉम 0 इज लेस देन 1/50। इट मीन्स ऑल दीज वैल्यूज लाइज इन दिस इंटरवल। सो व्हाट वी फाइनली गेट? वी गेट दैट एवरी पॉइंट an जो कि n कहाँ से बड़ा हो? 51 से बड़ा हो या 51 के इक्वल हो, उन सारे an की वैल्यू 0 से उनका डिस्टेंस एप्सिलॉन से क्या है? लेसर। अगर मैं 0 से इन सारे ans का डिस्टेंस निकालती हूँ तो वो एप्सिलॉन क्या है हमारा? 1/50 उससे क्या है? लेसर। इसका मतलब ये सारे ans 0 के इस एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब मुझे इस एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर मिल गया जिससे बड़ी और उसके इक्वल की सारी वैल्यूज 0 के एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर लाई कर गई।
इसका मतलब सीक्वेंस क्या है, इस पॉइंट 0 पे क्या कर रहा है, कन्वर्ज। यहाँ तो मैंने एप्सिलॉन एक पर्टिकुलर वैल्यू ली थी, बट अब आप ये देख सकते हो कि मैं एप्सिलॉन को कुछ भी ले लूँ, 1/t कुछ भी लूँ, वे t इज़ एनी नंबर, तो n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू t+1 के लिए कंडीशन होल्ड करेगी करेगी। तो हर एप्सिलॉन के लिए कंडीशन होल्ड करेगी, इसलिए ये सीक्वेंस जो है वो 0 पे कन्वर्ज करता है। Now next is an equal to n. If I take the second sequence an equal to n, then what about this? अब इस सीक्वेंस के लिए ये सीक्वेंस किसी भी पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमने सीक्वेंस के कन्वर्जन के लिए क्या कहा है, कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज तब करेगी अगर कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को छोड़कर इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स किसी पॉइंट के एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर लाई कर जाएं। If I take this sequence on number line, then what is this sequence? This is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. ऐसे चल रहे हैं। अब अगर मैं किसी भी नंबर, किसी भी रियल नंबर के क्रॉस कहूँ कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, तो क्या ये पॉसिबल है कि किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ एप्सिलॉन हम कितना भी छोटा ले सकते हैं कन्वर्जन के लिए? तो इज इट पॉसिबल कि हम इस सेट के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इस एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर लाई कर जाएं आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज? नो। क्यों? इसमें नंबर्स की कोई लिमिट है ही नहीं, वो नंबर्स बड़े 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 हो ही जा रहे हैं, तो वो सारे नंबर्स किसी एक नंबर के एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर लाई नहीं कर सकते। देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। फाइन, क्योंकि हम ऐसा कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं फाइंड आउट कर पा रहे एल जिसके एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर कुछ एलिमेंट्स को छोड़कर इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स बिलोंग कर जाए। Therefore, now the next result is prove that every convergent sequence converges to a unique limit. हमें क्या प्रूव करना है कि हर एक convergent sequence एक unique limit पे converge करती है, मतलब जिस point पे convergent sequence converge करती है वो point हमेशा क्या होगा, unique। ठीक है, how will you prove this? Let सबसे पहले हम एक sequence लेते हैं an, that is a convergent sequence। ठीक है, सबसे पहले एक सीक्वेंस ले लेते हैं जो क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। लेट ए एन बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड कंसीडर दैट हमें प्रूव करना है कि जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज करती है वो यूनिक होना चाहिए, बट हम मान लेते हैं कंसीडर एल एंड एल डैश बी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स at which the sequence converges. Real numbers at which the sequence converges. ठीक है, तो अब अगर ए एन सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज करती है तो इसकी डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं। क्या डेफिनेशन होती है कि हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m, so every epsilon greater than 0 there exists a natural number m such that mod of an minus l is less than epsilon for all m is greater than equal to m, है ना। अब अगर ये कंडीशन हर एप्सिलॉन के लिए होल्ड करती है तो एप्सिलॉन बाय 2 के कॉरस्पॉन्डिंग भी हमारे पास एक नेचुरल नंबर m एग्जिस्ट कर जाएगा सच दैट मॉड ऑफ an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। मान लेते हैं इस एप्सिलॉन बाय 2 के लिए जो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है m, वो क्या है, m1। ठीक है, अब इसी तरह से an जो सीक्वेंस है वो l डैश पे भी कन्वर्ज कर रही है। इसका मतलब हर एक एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक नेचुरल नंबर m2 फाइंड आउट कर सकते हैं सच दैट डिस्टेंस बिटवीन an and l dash is less than epsilon by epsilon for all n is greater than equal to m2 also। अब अगेन इसमें भी मैं एप्सिलॉन की जगह कौन सी वैल्यू लेती हूँ, एप्सिलॉन बाय 2, और हर एप्सिलॉन बाय 2 के लिए भी एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा जिसका जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स का डिस्टेंस एल डैश से क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। हमने इसमें कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगाई है कि सीक्वेंस अगर एल पे कन्वर्ज कर रहा है तब भी हर एप्सिलॉन के लिए हमारे पास एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा, तो एप्सिलॉन बाय 2 के लिए भी करेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर ए एन एल डैश पे कन्वर्ज करता है तो उसकी डेफिनेशन लगा दी। नाउ आई चूज m एज मैक्सिमम ऑफ दिस m1 एंड m2। फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज दिस। इसका मतलब क्या है, अगर ये l है हमारे पास
देन इसके L माइनस एप्सिलॉन बाय 2 से L प्लस एप्सिलॉन बाय 2 का जो नेबरहुड है उसमें M1 से लेकर आगे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे लाई कर रहे हैं, सिर्फ A1 A2 अप टू AM माइनस 1 AM1 माइनस 1 यहाँ तक के एलिमेंट्स इस इंटरवल के बाहर हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स इस इंटरवल के अंदर लाई कर रहे हैं। सिमिलरली हियर क्या कहा हमने, L डैश के एप्सिलॉन बाय 2 नेबरहुड में कहाँ तक के एलिमेंट्स बाहर हैं, AM2 माइनस 1 तक एलिमेंट्स बाहर हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स AM2 onwards lies in this interval. Now if I choose M is maximum of the two, इन दोनों में से सबसे बड़ा, देन सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, उसको समझना इजी हो जाएगा। सपोज M1 है हमारा 3 एंड M2 है हमारा 4, तो M कितना हो जाएगा, इट इज नथिंग बट 4। अगर इस सेट में ये M1 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, अगर इसमें A3 ऑनवर्ड सारे एलिमेंट्स हैं और इसमें A4 ऑनवर्ड सारे एलिमेंट्स हैं, क्योंकि M2 4 है, तो इसका मतलब अगर इस इंटरवल में A3 ऑनवर्ड सारे एलिमेंट्स हैं तो A4 ऑनवर्ड्स भी सारे ही है ना, और इसमें तो A4 ऑनवर्ड्स है ही है। इसका मतलब M1 और M2 दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट्स आएंगे सीक्वेंस के वो इसमें भी होंगे और इस इंटरवल में भी होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिया, अगर M1 3 है तो यहाँ पे A3 A4 A5 सारे हैं, और M2 4 है तो यहाँ A4 ऑनवर्ड सारे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उसके बाद वाले वो इस इंटरवल में भी हैं और इस इंटरवल में भी है। सो हाउ विल यू राइट डाउन इट मैथमेटिकली, दैट फॉर ऑल n is greater than equal to m, mod of an minus l is less than epsilon by 2, and mod of an minus l dash is also less than epsilon by 2 when n is greater than equal to m. Fine. Now using this we will find out the distance between L and L dash. डिस्टेंस मॉडुलस से निकाल लेते हैं हम, इसमें हम an की टर्म को ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। नाउ इफ आई यूज दिस, पहली बात इसको ही सॉल्व करते हैं, दिस इज वन टर्म एंड दिस इज योर सेकेंड टर्म। फाइन। सो mod of a plus b is always less than equal to mod a plus mod b. Modulus है तो I can write this as an minus l also, and this is an minus l dash. Now for all n is greater than equal to m, वो n जो m से बड़े हैं उसके लिए ये वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है, ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है। सो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 and this is also less than epsilon by 2. It means total value is less than epsilon. So what you get? From here what we get, mod of L minus L dash is less than epsilon for all n is greater than equal to m. अब एप्सिलॉन तो कितना भी छोटा नंबर हो सकता है, सो इफ आई चूज एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू डिवाइडेड बाय 5, कुछ भी चूज कर लो, ये नंबर दोनों डिफरेंट थे तो डिवाइड बाय 5 कर दिया तो और छोटा हो गया। क्या ये नंबर अगर मैं एप्सिलॉन चूज करूं तो क्या ये नंबर अपने से छोटे नंबर से छोटा हो सकता है? नो, दिस नंबर इज व्हाट, एप्सिलॉन इज लेस देन दिस नंबर, बट हमारे पास क्या आया, दिस नंबर इज लेस देन एप्सिलॉन, व्हिच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। हम एप्सिलॉन कुछ भी चूज कर सकते थे, इसलिए हमने एप्सिलॉन को ये चूज किया, और इसके लिए ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही। इसका मतलब L और L डैश जो हमने डिस्टिंक्ट चूज किए हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। एक तरह से हम और कह सकते हैं इस चीज को, एप्सिलॉन जो है दैट इज अ वेरी स्मॉल नंबर एंड इट कैन बी अ वेरी 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 स्मॉल नंबर, कैन बी एनी स्मॉल नंबर। तो इट मीन्स दिस नंबर इज लेस देन एवरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो वो कौन सा नंबर है जो हर सबसे छोटे से छोटे पॉजिटिव नंबर से छोटा है, दैट इज नथिंग बट जीरो। इसका मतलब दिस नंबर शुड बी इक्वल टू जीरो, और मॉडुलस किसी नंबर का जीरो कब होता है, when that number is equals to zero. It means L should be equal to L dash. ठीक है, इसका मतलब L और L dash सेम होने चाहिए, that cannot be different. Fine. So let's do one more theorem. Prove that every convergent sequence is bounded but not conversely.
क्या प्रूव करना है आपको? हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है, बट हर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो ये जरूरी नहीं. हाउ विल यू प्रूव इट? What is given to you? Every convergent sequence is bounded. ये हमें show करना है. It means what is given to you? A sequence which is convergent. So let an be a convergent sequence. तो what is the definition of convergence? ये किसी ना किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करनी चाहिए. तो हम मान लेते हैं let L be the real number at which sequence is converging. An converges. अब अगर सीक्वेंस इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है तो हम सीक्वेंस की कन्वर्जन की डेफिनेशन लगा देंगे कि हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन a and l is less than epsilon for all n is greater than equal to m. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? an is less than L lies between L minus epsilon to L plus epsilon for all n is greater than equal to m. इसका मतलब am plus 1 जो m से बड़ी वैल्यूज हैं वो सारे के सारी जो वैल्यूज हैं वो कहाँ लाई कर रही हैं? They all lies between L minus epsilon to L plus epsilon. तो ये सारी टर्म्स तो बाउंडेड हैं क्योंकि इनका अपर बाउंड भी है और इनका लोअर बाउंड भी है. बट सीक्वेंस में इनके अलावा भी कुछ टर्म्स हैं. कौन सी? a1, a2 अप टू am माइनस 1 तक. ठीक है, तो हमें पूरी सीक्वेंस को बाउंडेड दिखाना है. तो हम क्या करते हैं? वी फाइंड आउट अ नंबर l तो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो वी यूज अ नंबर b एंड c. दो नंबर्स लेते हैं वेयर b इज मिनिमम ऑफ, ये छोटी वैल्यू है, a1 a2 जो नंबर्स इसके अंदर नहीं थे वो सारे नंबर्स, और l माइनस एप्सिलॉन. इन सब में से सबसे छोटा नंबर चूज कर लेते हैं हम b, और एक नंबर चूज करते हैं हम c विच इज मैक्सिमम अमंग a1 a2 अप टू am minus 1 and l plus epsilon. Now what happens? जो ये सारे नंबर्स हैं am minus plus 1 and so on, वो तो l minus epsilon से l plus epsilon के बीच में है ही. अब इन सब में से सपोज a1 यहाँ है, a2 कहीं यहाँ है, a3 कहीं यहाँ है, am minus 1 कहीं यहाँ है, कहीं भी हो सकते हैं. मैं जस्ट एक एग्जाम्पल ले रही हूँ. इन सब में से सबसे छोटा कौन सा हुआ? This one. So this will be your b. And इन सब में से सबसे बड़ा कौन सा हुआ? सपोज हो सकता है हमारा a10 यहाँ है, m minus 1 से छोटा है ये भी, तो सपोज दिस इज द बिगेस्ट नंबर, l plus epsilon से भी बड़ा है, तो दिस इज योर c. अब सारी वैल्यूज जो हैं वो b और c के बीच में ही लाई करेंगी. इसका मतलब व्हाट वी गेट? ai for all I belongs to natural numbers lies between greater than equal to b and less than equal to c. सारे एलिमेंट्स जो हैं वो b और c के बीच में लाई कर जाएंगे. तो ये सीक्वेंस क्या होगी? इसके लिए अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है, लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? दिस सीक्वेंस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस. फाइन. और हमें यही शो करना था कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड भी होगी. फाइन. बट कन्वर्सली रिजल्ट होल्ड नहीं करता. इट मीन्स अगर आपके पास कोई बाउंडेड सीक्वेंस है तो वो कन्वर्ज करे ये जरूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक अ सीक्वेंस an इक्वल टू माइनस 1 रेज टू पावर n. ये सीक्वेंस क्या है? -1 1 -1 1 एंड सो ऑन. ये एलिमेंट्स है ना इस सीक्वेंस के. नाउ यू कैन इजीली सी ये सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करती. क्यों नहीं करती? बिकॉज हमें क्या चाहिए कि सारे एलिमेंट्स किसी एक एलिमेंट के एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर लाई कर जाएं आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज. बट अगर मैं ये चेक करूं, दो एलिमेंट्स ही मुझे दिख रहे हैं जिसपे सीक्वेंस कन्वर्ज कर सकती है, या तो -1 या 1. अब अगर मैं इसका कोई भी छोटे से छोटा एप्सिलॉन नेबरहुड लूं तो किसी भी एक स्टेज के बाद सारे एलिमेंट इसके एप्सिलॉन नेबरहुड में नहीं आएंगे. क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट तो यहाँ है बट सेकेंड एलिमेंट तो बाहर निकल गया,
थर्ड एलिमेंट फिर अंदर है, फोर्थ एलिमेंट फिर बाहर है। तो एक एलिमेंट अंदर है, हमें क्या चाहिए, एक स्टेज के बाद सारे अंदर, ऐसा नहीं कि एक बाहर एक अंदर। तो इसका मतलब सारे एलिमेंट -1 पे कन्वर्ज नहीं कर सकते। सिमिलरली 1 पे भी कन्वर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि सेकेंड एलिमेंट अगर इस सीक्वेंस का इसके अंदर है ओपन इंटरवल के, तो थर्ड एलिमेंट बाहर है, फिर फोर्थ अंदर, फिफ्थ बाहर, एंड सो ऑन। सो दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट बट इट इज बाउंडेड। क्यों बाउंडेड है? क्योंकि सारे एलिमेंट्स -1 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। फॉर ऑल ए एन दिस लाइज बिटवीन -1 to 1। इट इज अ बाउंडेड सीक्वेंस बट नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, हर एक बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती। फाइन। Now the next result is a sequence an is convergent then for given epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that the distance between an and am is less than epsilon for all n is greater than equal to m। पहले तो इस रिजल्ट का मतलब क्या है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हम किसी भी एप्सिलॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ऐसा नेचुरल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसके बाद की सारी टर्म्स का डिस्टेंस फ्रॉम द टर्म कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस नेचुरल नंबर विच इज am, इस नेचुरल नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो टर्म आएगी उसका डिस्टेंस बाकी सारी टर्म से क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन आफ्टर दिस m, मतलब इसके बाद वाली सारी टर्म से, इससे पहले वाली टर्म से उसका डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन नहीं होगा। ठीक है, क्या कहा हमने, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हर एप्सिलॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर m ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि इस नेचुरल नंबर के बाद की जितनी भी टर्म्स हैं उन सब का डिस्टेंस विद दिस am is less than epsilon. How will you prove this? Let an be a sequence which converges to L। इसका मतलब हर एप्सिलॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग there exists a natural number m such that distance between a and L is less than epsilon for all n is greater than equal to m। अब ये रिजल्ट अगर एप्सिलॉन के लिए होल्ड करता है तो एप्सिलॉन बाय 2 के लिए भी कोई ना कोई नेचुरल नंबर आएगा। हम मान लेते हैं एप्सिलॉन बाय 2 के लिए जो नेचुरल नंबर है सपोज दैट इज योर m1, या उसको भी नाम अगर हम m दे दें तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो वी सपोज दैट नेचुरल नंबर इज m। ठीक है, नाउ अब an का डिस्टेंस l से लेस देन एप्सिलॉन है, ये रिजल्ट हर n के लिए होल्ड करता है विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो ये रिजल्ट n इक्वल टू m के लिए भी होल्ड करता है। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन फॉर दिस। यहाँ पे फॉर लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज अ पर्टिकुलर नंबर हियर नाउ। ठीक है, यहाँ पे सारे नंबर्स की बात करें विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू m, यहाँ पे एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी। नाउ व्हाट इज योर डिस्टेंस an एंड m, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? दिस इज नथिंग बट अगर इसमें मैं l को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लूँ आई विल गेट दिस विच इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ an माइनस l लेस देन इक्वल टू प्लस l माइनस a। क्यों? mod of a plus b is always less than equal to mod a plus mod b, and it is further equal to an minus l plus this can be written as mod of an minus l। अब ये टर्म भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है और ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है। ये कब लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है? फॉर ऑल n is greater than equal to m, है ना? आई थिंक आई हैव डन अ मिस्टेक हियर, इट्स am, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, am। नाउ ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है फॉर ऑल n is greater than equal to m, और ये भी किससे लेसर है? एप्सिलॉन बाय 2 से। तो इट मीन्स दिस टोटल वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n is greater than equal to m। हमें लास्ट में यहाँ एप्सिलॉन चाहिए था, इसीलिए यहाँ पे हमने रिजल्ट एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाय 2 के लिए लिया। ठीक है, तो हमें जस्ट लास्ट में एप्सिलॉन बनाने के लिए इसको एप्सिलॉन बाय 2 में चेंज किया, अदरवाइज हम इसको ऊपर एप्सिलॉन लेके भी सॉल्व कर सकते थे। सो फाइनली व्हाट वी गेट, that distance between an and am is less than epsilon for all n is greater than equal to m, and this you have to prove. This is all about convergent sequences. Tomorrow we'll discuss divergent sequence or oscillatory sequence. This is all about today's lecture. Thank you very much.